अरे मधु भाभी, मेरी भिंडी की भुजिया बनी या नहीं? भूख के मारे मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। पसीने में नहाई मधु किचन में से किलस कर बोलती है। लाई काजल, बस 2 मिनट। एक तो गर्मी में शरीर चिपचिप कर रहा है, ऊपर से इस नास पीटी ननद ने मेरी नाक में दम कर दिया है। मधु भड़कते हुए भिंडी की भुजिया चलाती है, तभी बाकी सब भी खाने के लिए किचकिच मचाने लगते हैं। अरे बहू, बनी नहीं मेरी सरसों वाली मसाला भिंडी? जाने कौन सी बीरबल की खिचड़ी बन रही है यहाँ पर। कसम से अब तो मेरे महान ससुराल वालों ने हद मचा दी। हलवाई समझ के रखा है इन लोगों ने। एक तो ये रसोई भट्टी की तरह तप रही है, ऊपर से मेरे हब्सी ससुराल वालों का कुएं जैसा पेट भरने का नाम नहीं लेता। भैंस की आंख, कहाँ से कहाँ इस भिंडी खाने वाले ससुराल में आकर फंस गई। मैं तो बड़ा पछता रही हूँ शादी करके। ये है भारद्वाज खानदान की इकलौती बहू मधु। जहाँ गर्मी के मौसम में भिंडी बड़े महंगे रेट में बिकती है, वहीं रसोई में जैसे भिंडी मंडी खुली हुई थी, जहाँ देखो पन्नी भरकर भिंडी रखा था। अब ऐसे में भुट्टे जैसी भुनने वाली गर्मी में जब ससुराल वाले बहू से तरह तरह की वैरायटी बनाएंगे तो बहू को गरम मसाले जितना गुस्सा आना तो बनता है। सारा माजरा क्या है, आइए देखते हैं। जहाँ देव सुषमा डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाने का इंतजार कर रहे थे। हे भगवान जी, पिछले 2-2.5 घंटे से लड़की रसोई में घुसी पड़ी, पता नहीं क्या अंट शंट बना रही है। अरे आधे घंटे में मैं सब्जी रोटी दोनों बनाकर रख देती। बिटिया खाना बना रही तो बना लेने दो, इसी बहाने खाना बनाने में हाथ बैठेगा तो ससुराल में काम आएगा। तभी भीगी बिल्ली सी हालत बनाई हुई मधु खाना परोसती है। मम्मी डैडी, आज मैंने आप दोनों के लिए मस्त वाला मलाई चाप और खिले खिले जीरा राइस बनाया है। तभी सुषमा नुस्ख निकालते हुए कहती है, हे भगवान, इस लड़की का धंधा पानी बड़ा खराब है। 2 रोटी बेलनी भी इसको पहाड़ जितना भारी पड़ रहा है। चावल उबाल कर रख दिया। मम्मी तुम्हें पता है ना, मुझे गोल रोटी नहीं बनती है, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, जल भी जाती है, और इतनी चिलचिलाती गर्मी में रोटी कौन चबाता है। चावल जल्दी पच जाता है और हल्का भी होता है। वैसे भी रात में हल्का ही खाना खाना चाहिए। 10 बहाने बनवा लो बस इस लड़की से। सब्जी मंडी से इतनी कच्ची कच्ची ताजी ताजी भिंडी लेकर आई हूँ। 80 रुपए किलो की इस लड़की से भिंडी नहीं बनाई गई। मलाई चाप और पनीर के पीछे जुबान बिल्कुल चस्का हुआ है लड़की का। माँ तुम्हें पता तो है मुझे भिंडी की सब्जी कुछ खास पसंद नहीं, चिपचिपी सी लगती है और उसमें कितने बीज होते हैं। अब चुपचाप से खा लीजिए। मधु मलाई चाप पर टूट पड़ती है। सुषमा माथा पीट कर कहती है, ये लड़की कल को ससुराल जाएगी तो गालियां खिलाएगी हमको। वो कहावत तो आप सभी ने सुनी होगी, इंसान जिस चीज से जितना ज्यादा भागता है वही उसकी किस्मत में मड़ दी जाती है। थोड़े ही दिनों में मधु की शादी एक बड़े परिवार में लग जाती है और शादी होकर वो ससुराल में आती है, जहाँ शांति स्वागत करते हुए, हाँ बहू रानी, भारद्वाज खानदान में तुम्हारा खूब स्वागत है। तभी छोटी नंद खुशी कहती है, भाभी आप तो बड़ी पतली दुबली हो, आपकी कलाइयां तो एकदम ककड़ी जितनी पतली है, लगता है बड़ा कम खाती हो। कोई बात नहीं, अब हमारे खाते पीते परिवार में पड़ेगी तो अट्टी कट्टी हो जाएगी। शादी के भीड़ भाड़ में मेरा तो मिजाज थक गया है। चलो सब लोग जाकर आराम करो। गर्मी से बेहाल नंद, देवर, बहू, पति, ससुर, सास अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन नहा धोकर मधु किचन में आती है। तभी पीछे से सास बोरी भरकर भिंडी की बोरी सरकाकर बावर्ची खाने में लाती है। हरी मोरी मैया, बड़ी भारी बोरी है। अरे बहू, खजूर के पेड़ की तरह खड़ी होकर देख क्या रही है, हाथ लगवा। जी माँ जी। बोरी भरकर भिंडी देकर मधु का मुंह सड़ जाता है और वो पूछती है, मम्मी जी, लगता है मंडी में सस्ते भाव की भिंडी मिल गई, इसीलिए आपने बोरी से मंगवा लिया। अरे ना ना, नहीं बहू, हमें सब्जी मंडी जाने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारी तो खुद की अच्छी खासी भिंडी की खेती बड़ी है, इसीलिए तो हमारा परिवार भिंडी खाने का बड़ा शौकीन है। चलो अब तुम खाने की तैयारी कर लो। वैसे आज तुम्हारी पहली रसोई है तो 1-2 तरह की भिंडी की सब्जी से काम तो चलेगा नहीं। भिंडी की भुजिया, सरसों वाली मसाले वाली भिंडी, भरवा भिंडी बना लेना और साथ में 40-50 रोटी बना लेना। इतना सब कुछ बनाने की बात से बेचारी बहू का माथा चकरा जाता है। 40-50 रोटी? सासू माँ, हमारे ससुराल के हिसाब से कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? वैसे भी गर्मी का मौसम चल रहा है। अरे तभी तो 50 रोटी बनवा रही हूँ बहू, वरना सर्दी का मौसम होता तो 100 से 150 रोटी लगती है हमारे एक टाइम के परिवार में। ये भगवान, मेरे ससुराल वाले की खुराक तो भैंस जितनी है, ऊपर से इतनी तगड़ी गर्मी है, मेरा तो कलेजा मुंह को आ रहा है। बेचारी बहू भिंडी काटना चालू करती है। फटाफट से पहले भुजिया काट कर छौंक दूंगी। भरवा भिंडी बनाने में तो बड़ा तामझाम है, ऊपर से तो ये भिंडी भी इतनी पिद्दी पिद्दी है। भिंडी काटने में ही बेचारी बहू को 1 घंटा लग जाता है। बेचारी गर्मी में आटा गूंथने न पसीने पसीने हो जाती है। ये भगवान, क्या भसूरी खानदान है, यहाँ मुझे गर्मी में अकेले खाना बनाने के लिए छोड़कर सब एसी की हवा खा रहे हैं। भिंडी फ्राई हो गया होगा, अब धनिया मिर्ची भर लेती हूँ। मधु सारे दराज छान मारती है लेकिन उसे कहीं भी मसाला नहीं मिलता।
तभी दोनों नंद भरनी वाला साबुत मसाला लेकर आती है। भाभी लगता है आप मसाला ढूंढ रही हो, हमारे घर में पैकेट वाला पिसा मसाला इस्तेमाल नहीं होता बल्कि पीस कर डालते हैं। ठीक है कोई बात नहीं, तुम मुझे मिक्सर बता दो, मैं पीस लूंगी। भाभी हमारे घर में मिक्सर में मसाले नहीं पीसे जाते बल्कि सिलबट्टे का इस्तेमाल किया जाता है, तभी सब्जी स्वाद बनती है। ये सुनते ही गर्मी में पसीने में नहाई मधु का पारा चढ़ जाता है। ओ भाई मारो मुझे मारो, ऐसा लग रहा है मैं तो जैसे हड़प्पा सभ्यता वाली रसोई में खाना बना रही हूँ। साबुत मिर्च पीसने में बेचारी मधु के हाथ में जलन मच जाती है। लगभग 2-2.5 घंटे बाद वो सबको तरह तरह की भिंडी बनाकर खिलाती है। वाह भाभी वाह, क्या दमदार भिंडी बनाई है, कसम से मजा आ गया, मैं तो आपका फैन हो गया भाभी। सच में बहू, भिंडी बनाने में तो तूने हलवाइयों को भी फेल करके रख दिया। अब से दोनों टाइम में 10 तरह की भिंडी की वैरायटी बनाकर खिलाना तू हमें। ससुर की फरमाइश सुनकर थके मिजाज में चूर मधु चढ़ जाती है। हे भगवान क्या जुल्म है, ये स्वादिष्ट भिंडी बनाकर मैंने तो जैसे अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। कोई बात नहीं, कल मिर्ची तेज कर दूंगी, अपने आप सीसी करेंगे। अगले दिन भिंडी बनाने में मधु जानबूझकर मिर्च तेज कर देती है। मधु कहाँ रह गई, खाना लगा दो, लेट हो रहा हूँ ऑफिस के लिए। जी बस लाई प्रेम जी, ये लीजिए आज मैंने सबके लिए कुरकुरी मिर्ची बनाई है, साथ में भिंडी। अरे वाह क्या बात है, आज की भिंडी की ग्रेवी तो बड़ी गाढ़ी और स्पाइसी लग रही है। खाओ खाओ, जब कान से धुआं निकलेगा तो खुद पॉपकॉर्न की तरह उछलोगी, फिर भिंडी हो जाएगी बंद और मेरा मनपसंद मटर पनीर बनेगा। बेचारी बहू अपने अंदर ये ख्याली पुलाव पका रही होती है, लेकिन उसके अरमानों पर पानी फिर जाता है क्योंकि उतनी तीखी भिंडी भी ससुराल वाले चाट कर जाते हैं। एक तरफ भयंकर गर्मी का तापमान बढ़ता जा रहा था, वहीं रसोई में भिंडी बना बनाकर मधु पक चुकी थी। आखिर किस तरह से मधु अपने ससुराल वालों को मजा चखाएगी, हाँ ये देखते हैं। ये भिंडी वाला ससुराल नहीं हो गया, बजरबाजी हो गई है। दिन रात गए भैंस की तरह भिंडी चढ़ते रहते। इतनी सारी सीजन की सब्जी, गोभी, तोरी, लौकी, मटर, बीन्स, फली, खीरा, ककड़ी, ठंडी ठंडी सब्जी मिल रही है, वो भी तो खा सकते हैं। कुछ तो करना पड़ेगा। मधु अपने ससुराल वालों के भिंडी खाने के लिए मना करती है, लेकिन कोई नहीं मानता। तभी एक दिन देवर के पेट में तेज दर्द उठता है, जिसे डॉक्टर से अल्ट्रासाउंड करवाने पर पता चलता है। देखिए आपके पेट में पथरी बनी हुई है, लगता है आप लोग का खान पान खराब है। आप हरी सब्जियां नहीं खाते, या तो आप जरूरत से ज्यादा ही कोई बीज वाली सब्जी खाते हैं, उससे परहेज कीजिए। माहिर को पथरी निकलने के बाद ससुराल वाले भिंडी खाना बिल्कुल बंद कर देते हैं। बहू आज के बाद तू कभी भी भिंडी की सब्जी मत बनाना, तुझे जो ठीक लगे वो हरी भरी सब्जी बना लेना, हम सब खा लेंगे। इसी के साथ ससुराल में भिंडी बनना बंद हो जाती है। वहीं कुछ महीने में देवर की पथरी भी दवाइयों से गल जाती है और सब खुशी खुशी रहते हैं। बहुत बड़ी दुविधा में हूँ, आखिर मेरी दोनों बहू में से कौन सी ठीक रहेगी। सब पड़ोसी बात बना रहे थे, मेरी गांव वाली खराब निकलेगी, और कोई तो शहरी बहू को भी बोल रहे थे। अरे माँ क्या हुआ, आप अपने आप से क्या बड़बड़ा रही हो? हाँ माँ, हम दोनों का सेहरा बांध दीजिए ना, हम कब से आपका इंतजार कर रहे हैं, और अब तो हमारी बाहर बारात भी आ गई है। चलिए तैयार हो जाइए, आज आपके घर पर 2 बहू आने वाली हैं। अरे माँ, आपने इतनी गर्मी में दिन की बारात क्यों रखी है? बाहर कितनी धूप है, 3 बजे की बारात होती है किसी की। अरे बेटा, पंडित जी ने मुहूर्त इसी टाइम का बताया था, थोड़ी देर की बात है, फिर तुम एयर कंडीशनर वाले बैंक्वेट मंडप में बैठकर शादी करना। फिर अरुणा अपने दोनों बेटों के सिर पर सेहरा सजा देती है और उनकी बारात चलती है। गर्मी से दोनों भाई परेशान होते हैं और फिर बैंक्वेट तक पहुंच जाते हैं, जहां पंडित जी मंत्र पढ़ रहे होते हैं। तब भी अरुणा परेशान होती है। क्या हुआ भाभी, आपके माथे पर शिकंज कैसी? शादी से जुड़ी कोई बात परेशान कर रही है? अरे नहीं जीजी, ऐसी कोई बात नहीं, सब ठीक है। जो मैं सोच रही हूँ वो बात परेशान करने वाली है भाभी या नहीं, या मैं यूं ही सोच रही हूँ। तब सिंदूर दान के बाद विदाई हो जाती है और अरुणा अपनी दोनों बहू का स्वागत 4 मंजिल वाले घर में धूमधाम से करती है। मेरी दोनों चांद जैसी सुंदर बहुओं का स्वागत है। माँ जी वो तो ठीक है, लेकिन आपकी बड़ी बहू चांद जैसी सुंदर कहाँ से लग रही है? आई मीन लुक एट हर। गांव वाली बहन जी, सो कॉल्ड लहंगा, और इसने तो किसी अच्छे आर्टिस्ट से मेकअप भी नहीं करवाया, बस काजल, बिंदी और वो सफेद पाउडर लगा कर आ गई है। मेरा मेकअप देखो कितना अच्छा, कॉस्टली और एयर ब्रश वाला है। तुम्हारा मेकअप अच्छा है पीहू, तुम शहर से आई हो, तुमने वहाँ से कराया है, लेकिन मेरे गांव में इतने सारे महंगे महंगे मेकअप नहीं होते, और ना ही दुल्हन किसी बड़े पार्लर में जाती, अपने घर से ही तैयार होती है। या व्हाट आई मीन, माँ जी इसका और मेरा कोई कंपैरिजन नहीं है।
अरे बहू, तुम तो आते ही चालू हो गई। थोड़े दिन घर में साथ रह लो, फिर देवरानी जेठानी वाली चीजें शुरू करना। तुम दोनों अलग अलग जगह से आई हो, थोड़ा तो डिफरेंस होता ही है। हाँ माँ जी। तुम दोनों यहाँ बैठो, अंगूठी की रस्म करवानी, मैं अभी आई। अरुणा रस्म करवाने के लिए कमरे से अंगूठी लेने जाती है कि ये शहर वाली बहू तो तेज निकली, आते ही बेचारी गरीब वाली बहू को सुना रही थी। अब ये तो मुझे पता लगाना ही होगा कि असल में इस घर को कौन ज्यादा अच्छे से चला सकती है और कौन सी ज्यादा सैक्रिफाइस कर सकती है। शहर वाली मॉडर्न बहू ज्यादा समझदार हो सकती है, लेकिन गाँव वाली बहू को भी मैं परखना चाहती हूँ। तब अरुणा अंगूठी की रस्म करवा कर दोनों बहू से कहती है, अरे बहुओं, तुम दोनों बहू में से एक बहू को इस घर में रहना पड़ेगा, दूसरी बहू को दूसरे कमरे में। चलो मैं तुम दोनों को दिखा देती हूँ। राजीव, प्रेम, तुम जब तक कमरे में रह सकते हो। लेकिन माँ, दोनों कमरे ठीक तो हैं, तो आप मना क्यों कर रही हैं? तू चुप रह राजीव, तुझे कुछ नहीं पता। तब सास दोनों बहू को आम के बगीचे वाली झोपड़ी में ले जाती हैं, जहाँ पास में ही नदी बह रही थी। जैसे ही कमरा खोलती है तो वहाँ मकड़ी के जाले और धूल मिट्टी लगी हुई थी। ये वो जगह है नम्रता बहू, पीहू बहू। इस जगह को साफ करना पड़ेगा और एक रात के लिए यहीं सोना पड़ेगा, जब तक वो कमरा तैयार हो जाएगा। तो बताओ तुम दोनों में से यहाँ कौन रहेगा? और सबसे जरूरी बात, अभी 2-4 घंटे में तुम्हें अपनी पहली रसोई करनी है, तो वो पहली रसोई भी यहाँ होगी। माँ जी, एक ऐसी जगह है, मैं तो यहाँ बिल्कुल नहीं रह सकती। देखिए ना कितनी धूल मिट्टी है, ना एसी है, ना कोई फैसिलिटी, और किचन भी नहीं। अब किचन बनाने बैठी तो खाना कैसे बनाऊंगी? ये मेरी गरीब जेठानी है, गाँव से आई है ना, उनको इस जगह रहने की आदत होगी, वही रह लेंगी। हाँ माँ जी, आप फिक्र मत करो, मैं इस जगह को साफ भी कर लूंगी और खाना भी बना लूंगी और सो भी जाऊंगी। पक्का ना नम्रता बहू, तुम यहाँ रह तो लोगी ना? जी माँ जी। मैं जानती थी ये गांव की गवार बहू इस झोपड़ी में आसानी से रखी। माँ जी, वो जल्दी से मुझे मेरा रूम दिखा दीजिए, थोड़ी देर रेस्ट भी करना है, उसके बाद पहली रसोई का खाना भी बनाना है। ठीक है बहू, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। नम्रता बहू, कुछ जरूरी सामान चाहिए होगा तो आकर बता देना। जी माँ जी। तब अरुणा अपनी छोटी बहू को 4 मंजिल वाले मकान में से पहली मंजिल पर ले जाती है, जहाँ एक मॉडर्न किचन और आलीशान एसी बेडरूम था। अपने कमरे में आकर पीहू बहुत खुश होती है। वाह, मेरा एसी बेडरूम तो बहुत अच्छा है, अब आराम करूंगी। इस पीहू ने तो एक मौका नहीं छोड़ा यहाँ रहने का। वहाँ बेचारी गांव की मच्छर गर्मी अंधेरे में कैसे काम करेगी। आते ही परेशान कर दिया मैंने, लेकिन आजमाऊंगी नहीं तो बात कैसे बनेगी। ये कहकर अरुणा अपने कमरे में आ जाती है, पर पीहू कपड़े बदलकर मस्त आराम करती है, फोन चलाती है। वहीं गांव की बहू नम्रता झोपड़ी के जाले और गंदगी हटाकर अच्छे से सफाई कर देती है। 1 घंटे में ही शाम हो जाने के कारण अंधेरा सा हो जाता है, तो वो पति से तार और बल्ब मांग कर झोपड़ी में लाइट जलाती है। फिर टूटे हुए चूल्हे को दोबारा मिट्टी से लगाकर उसे मजबूत चूल्हा बनाती है। गर्मी से उसे पसीने आ रहे थे। तब वो नदी के किनारे बैठ जाती है, वहां से हाथ मुंह धो लेती है कि तभी 2-3 मछलियां उसके सामने से उछलकर गुजरती हैं। बहुत गर्मी है यहाँ पर, लेकिन यहाँ नदी के किनारे बैठकर अच्छा लग रहा है। आम का बगीचा भी यहीं है और झोपड़ी भी यहीं है, और ये मछलियाँ कितनी सुंदर हैं। नम्रता बहू, तुमने कपड़े क्यों नहीं बदले? ये लो कपड़े और खाना बनाने का सामान, बैगन का भरता, चावल, और जो तुम्हें इसमें सामान मिले अपने मन का बना लेना, और मीठे में खीर बना लेना। जी माँ जी। अरुणा चली जाती है। नम्रता कपड़े बदलकर खाना बनाने की तैयारी करती है। जहाँ मक्खी मच्छर उड़ने की वजह से खाना बनाने में दिक्कत आती है। चूल्हा जलाने की गर्मी से झोपड़ी भभकने लगती है। बाप रे, यहाँ खाना बनाना कितना मुश्किल है, और यहाँ तो सोना भी पड़ेगा एक रात के लिए, और इन मच्छर ने काट काट के लाल कर दिया, और झोपड़ी के बाहर भी कितना अंधेरा है। जल्दी से खाना बन जाए। वहीं पीहू भी रसोई में आ जाती है। अरे यार, इतनी गर्मी में आज ही पहली रसोई रख दी। मैं इतनी थक गई हूँ, मुझे खाना भी नहीं बनाना, और ना ही मैं इतना अच्छा खाना बना पाती हूँ। क्या करूँ? ऑर्डर तो कर नहीं सकती क्योंकि माँ जी आकर देखती रहेंगी। अगर झोपड़ी में होती तब तो आती भी नहीं। आइडिया, शेफ कार्ड को बुला लेती हूँ, वो खाना आकर बनाकर चला जाएगा। मैं माँ जी को बिजी रख लूंगी। पीहू ऑनलाइन ऐप से शेफ को घर पर बुला लेती है और वो घर में खाना बनाना शुरू कर देता है। और जब उसकी सास आने वाली होती है तो वो शेफ को दरवाजे के पीछे छुपा देती है। वाह बहू, खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही। कोई मदद चाहिए? नहीं माँ जी, आप अपने कमरे में आराम कीजिए, जब खाना बन जाएगा तो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है बहू। अरुणा के जाते ही पीहू उस शेफ से काम करवाने लगती है, और ऐसा होता हुआ अरुणा उसे देख लेती है और वहां से चली जाती है। वहीं नम्रता आम के बगीचे से आम लेकर शेक भी बना देती है। कुछ देर बाद दोनों बहू डाइनिंग टेबल पर खाना लगा देती हैं, जिसे सब खाते हैं। वाह,
तुमने खाना तो बहुत अच्छा बनाया है नम्रता पीहू। हाँ ये तो है। अरे मेरे दोनों बेटे ने ठीक कहा। माँ जी, मेरे हाथ का बना हुआ खाना नम्रता से अच्छा तो होगा ना। तुम दोनों बहू ने बहुत बेहतरीन खाना बनाया। बड़ी बहू का चूल्हे पर बनाया खाना भी स्वादिष्ट है और उसने तो मैंगो शेक भी बनाया। इतनी गर्मी है, इतनी बढ़िया चीज मिल जाए तो और क्या चाहिए। लेकिन पहली रसोई का तोहफा किसी एक बहू को दूंगी, वो भी कल। ठीक है माँ जी। अरुणा उठकर जैसे ही सीढ़ी पर जाती है कि चोट लगने का नाटक करती है, तभी दोनों बहू से संभाल कर कमरे में ले जाती हैं। अरे मैया, हाय लग गई रे पाँव में। अब मैं चलूंगी फिरूंगी कैसे। माँ जी आप परेशान मत होइए, आप ठीक हो जाएंगी। वैसे मुझे चोट दिखाई तो नहीं दे रही, मैं डॉक्टर को बुला देती हूँ। अरे बहू, यहाँ मेरे पैर में सूजन चढ़ गई, इतना मोटा हो गया तुझे दिखाई नहीं दे रहा। डॉक्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास एक पुराना तेल है, वही लगा दे। सास के ऐसा बोलने पर भी पीहू उसका मसाज करने से मना कर देती है। तब नम्रता ही उस बदबूदार तेल से सास के पैर की मालिश करती है। ये देख अरुणा की दुविधा खत्म हो जाती है। शहर वाली बहू अपने कमरे में जाकर सो जाती है और नम्रता मच्छरों के बीच बिना पंखे के हाथ पंखे से हवा करके गर्मी में उस झोपड़ी में सो जाती है। अगली सुबह सास दोनों बहू में से नम्रता के गले में हार पहना देती है। तब जलकर पीहू, माँ जी ये सब क्या है? आपने हमें यहाँ बुलाया, कुछ कहा नहीं, और वो इतना कीमती हार आपने इस गांव वाली बहू को क्यों दे दिया, पर मुझे क्यों नहीं? पीहू बहू, ये नम्रता का तोहफा है जो मैंने उसे पहली रसोई के लिए दिया है। तूने बड़ी सफाई के साथ मुझे झूठ बोला कि ये खाना तूने बनाया है। तुझे क्या लगा था कल मैंने देखा नहीं? तूने बाहर से किसी शेफ को बुलाकर खाना बनवाया। मैंने 3 परीक्षा ली, तीनों में ही तू फेल हो गई। बेचारी नम्रता बहू उस मच्छर वाली झोपड़ी में ना सिर्फ रही है, बल्कि उसने चूल्हे पर खाना बनाकर भी दिया। सच में उसने अपनी पहली रसोई बनाई है, ना कि तूने। और कल रात को भी तो तूने मेरे पैरों की मालिश नहीं करी। वो सब मेरा एक नाटक था तुझे परखने के लिए। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। माँ जी मुझे ये हार नहीं चाहिए। लेकिन बहू ये तेरा हक है, इसे स्वीकार कर। कमरे में कोई दिक्कत नहीं थी, ये भी एक परीक्षा ही थी। तू अपने ऊपर वाले कमरे में रह सकती है। तब पीहू को शर्मिंदगी महसूस होती है और नम्रता अपने एसी वाले कमरे में आराम से रहने लगती है।